नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेट पीएससी एकेडमी में। दोस्तों, हम चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किसकी मांग पर हुआ, किसने सबसे पहले मांग की, कांग्रेस का क्या योगदान था, मुस्लिम लीग, पहली आधिकारिक मांग, पहली बैठक कब हुई संविधान सभा की, अध्यक्ष कौन थे इसके, ये सब जानकारी हम इसमें पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बाकी मैं इस चैप्टर में आपको इससे संबंधित क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो संभावित क्वेश्चन है या फिर जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन सभी को मैं यहाँ कराने का प्रयास करूँगा। तो भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संस्था को संविधान सभा कहा जाता है। संविधान सभा ने केवल संविधान का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक और संघीय शासन व्यवस्था की आधारशिला भी रखी। अब संविधान सभा की मांग किस प्रकार हुई? संविधान सभा की मांग जो थी वो स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण थी। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार भारत के लिए विधान जो कानून थे उन्हें स्वयं बनाती थी, परंतु भारतीय नेताओं का मानना था कि भारत का संविधान केवल भारतीयों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। संविधान सभा की मांग धीरे धीरे विकसित हुई। अंततः ब्रिटिश सरकार को इसे स्वीकार करना पड़ा। अब संविधान सभा की जो मांग थी उसका जो क्रम था वो किसने सबसे पहले की? तो 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था और इसी क्रम में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की आधिकारिक मांग की थी। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्वाचित संविधान सभा ही बनाएगी। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा की मांग को सिद्धांत को स्वीकार किया और इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा का प्रस्ताव रखा, किंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे स्वीकार कर दिया। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा के गठन का निर्णय लिया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको याद करना रहेगा आपको। जैसे 1934, 1935, 1938, 1940, 1942 और 1946। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे राय ने 1934 में विचार प्रस्तुत किया, कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक रूप से मांग की, नेहरू ने 1938 में बोला कि भारतीयों द्वारा निर्वाचित ही संविधान सभा बनाएगी। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव में पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया 1940 में। इसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में संविधान सभा का प्रस्ताव रखा, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। इसके बाद आगे देखते हैं संविधान सभा का गठन अगला चैप्टर है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो नवंबर 1946 में किया गया था। यह सभा पूर्णतः प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संस्था नहीं थी। इसके अधिकांश सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं से अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुने गए थे, जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन उनके शासकों द्वारा किया जाना था। अब संविधान सभा की संरचना किस तरीके से हुई? इसमें कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से ब्रिटिश भारत के लिए 296 चयनित होने थे
और रियासतों से 93 का चयन किया जाना था, यानी कि 93 सदस्यों का चयन किया जाना था। ब्रिटिश भारत की जो 296 सीटें थीं उसमें प्रांतीय विधानसभाओं से 292 का चयन किया जाना था और 4 जो सीटें थीं वो मुख्य आयुक्त शासित प्रदेशों से चयन की जानी थी। देसी रियासतों के लिए 93 की गई थी, इसलिए 296 प्लस 93 389 कुल सीट थी। इसका जो चुनाव था वो प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष था, और जो चुनाव था वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था। निर्वाचन प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत पर आधारित थी। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसी थी? इसकी पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। नई दिल्ली के संविधान भवन में आयोजित की गई थी। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया क्योंकि वह पृथक पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी। उसको पृथक पाकिस्तान चाहिए था, पृथक पाकिस्तान, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। इसलिए इसकी पहली बैठक में केवल 211 सदस्य ही उपस्थित हो पाए थे। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो संविधान सभा की पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब इस बैठक के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष का भी चुनाव किया जाना था, अध्यक्ष। तो जो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया पहली बैठक के लिए। इसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसके बाद संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे, एक थे डॉक्टर एस सी मुखर्जी और दूसरे थे वीटी कृष्णामाचारी। इसके बाद हम देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा के गठन के बाद इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था वो भारत के जो भविष्य का संविधान बनाया जाना था उसकी मूल भावना निर्धारित करना था कि इसकी मूल भावना कैसी होनी चाहिए। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। यही प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। इस प्रस्ताव के मुख्य बिंदु क्या थे? इसके मुख्य बिंदु थे भारत को पूर्ण स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र बनाने की घोषणा, भारत को राज्यों के संघ के रूप में संगठित करना, संपूर्ण सत्ता का स्रोत भारत की जनता होगी, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, समान अवसर एवं समानता की स्थापना करना, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देना। ये सभी उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु थे। इसके बाद स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ, जिसके बाद संविधान सभा में काफ़ी परिवर्तन हुए क्योंकि भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट बन गए। तो जो सदस्य थे वो पाकिस्तान की तरफ चले गए और भारत में जो थे वो संविधान सभा में रह गए। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इसके साथ ही संविधान सभा की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। संविधान सभा जो थी वो पूर्णतः अब संप्रभु बन गई। अब ये ब्रिटिश ताज द्वारा शासित नहीं थी, अब ये पूर्णतः संप्रभु बन गई। अब संविधान निर्माण के लिए उसे ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। संविधान सभा ने दोहरी भूमिका निभाई, संविधान निर्माण करने वाली एक संस्था और स्वतंत्र भारत की अस्थायी संसद। जब संविधान निर्माण करने वाली संस्था
की रूप में काम करती थी संविधान सभा, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब विधायी यानी कानून बनाने के रूप में काम करती थी, तब इसकी अध्यक्षता जीवी मालवंकर करते थे। इसकी जो सदस्य संख्या थी वो 389 से घटकर 299 रह गई विभाजन के बाद। इसके जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए संविधान सभा ने, वो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, राष्ट्रगान को अपनाया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, ये सभी काम इस संविधान सभा के दौरान ही हुए थे। तो जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए इन्हें काफ़ी अच्छे से सावधानीपूर्वक याद करना बहुत ज़रूरी है। और जो राष्ट्रगान को अपनाया गया वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को स्वीकार किया गया, यानी कि अपनाया गया, वो भी 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। इसके बाद संविधान सभा का काम करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया, क्योंकि इसका कार्य काफ़ी बड़ा था, मतलब अत्यंत व्यापक था, इसलिए एक ही समिति द्वारा इसका काम किया नहीं जा सकता था। इसलिए अलग अलग विषयों के लिए और अध्ययन एवं प्रारूप तैयार करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया। कुल जो गठन किया गया था, प्रमुख 22 समितियां थीं जिसमें, और उनमें से भी 8 जो बहुत ज़्यादा प्रमुख थीं, बाकी जो थीं वो 6 सहायक समितियां थीं। तो जो प्रमुख समितियां थीं वो और उनकी अध्यक्षता किसने की, यहाँ पे ये टेबल है, आप लोग इसको देख लीजिए। जैसे संघ शक्ति समिति यानी यूनियन पावर कमेटी, इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद संघ संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन समिति यानी कि प्रांतीय संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति जो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित परामर्श समिति जो थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रक्रिया नियम समिति, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राज्यों से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये समिति और इनके जो अध्यक्ष हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इसे ज़रूर याद कर लीजिए। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी प्रारूप समिति। इसका कार्य विभिन्न समितियों की सिफारिशों के आधार पर संविधान का प्रारूप तैयार करना था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर इसके एक सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके एक सदस्य थे। डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर और DP खेतान। बाद में N माधवराव बने जब, और DP खेतान के निधन के बाद TT कृष्णाचारी इसके सदस्य बने। डॉक्टर BR अम्बेडकर का योगदान क्या था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संविधान सभा में प्रस्तुत संशोधनों का उत्तर दिया तथा विभिन्न प्रावधानों का विधिक औचित्य स्पष्ट किया। इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार भी कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। संविधान के जनक जैसी उपाधि संविधान में कहीं भी नहीं दी गई है, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। ऐसी कोई उपाधि संविधान में कहीं दी नहीं गई है, लेकिन मुख्य शिल्पकार इन्हें माना जाता है। अब इसकी संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या थी? ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया थी। इसका प्रथम प्रारूप जो था, प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में संविधान का प्रथम प्रारूप प्रकाशित किया था, जनता से सुझाव आमंत्रित किए।
जनता से प्राप्त सुझावों और संशोधनों पर विचार करने के बाद अक्टूबर 1948 में इसका दूसरा प्रारूप यानी कि संशोधित प्रारूप प्रकाशित किया गया था। इसके बाद जो इसका अंतिम प्रारूप था वो 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया, यानी कि फरवरी 1948 को पहला प्रारूप प्रस्तुत किया। इसके बाद जनता से सुझाव मांगे, उसके बाद अक्टूबर 1948 को दूसरा प्रारूप प्रस्तुत किया संशोधित जो था। इसके बाद तीसरा और अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया। इसके बाद जो चर्चा हुई वो प्रत्येक अनुच्छेद के अनुसार चर्चा हुई और अनेक संशोधनों पर विचार किया गया। अंततः 26 नवंबर 1949 जैसे संविधान अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अब ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। संविधान के निर्माण में जो समय लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इसकी कुल बैठकें कितनी हुई? इसके 11 सत्र चले थे। प्रारूप पर विचार कितने दिन किया गया? 114 दिन। प्रस्तावित संशोधन जो थे 7653 थे और विचारित संशोधन जो थे वो 2473 थे। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब संविधान जो सभा थी उसकी कई लोगों द्वारा आलोचना भी की गई थी। ऐसा नहीं था कि उसे सभी लोगों ने मतलब खुशी खुशी अपना लिया था, हालांकि सभी ने अपनाया था, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी आलोचना भी की थी। आलोचना किस आधार पर की गई थी? उसको बताया गया था कि यह पूर्णतः प्रातिनिधिक संस्था नहीं थी। इसका मतलब रीज़न क्या दिया था कि संविधान सभा का चुनाव जो था वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। संप्रभु संस्था नहीं थी क्योंकि इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था, इसलिए प्रारंभ में यह पूर्णतः संप्रभु संस्था नहीं थी। लेकिन स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के लागू होने के बाद यह संपूर्ण रूप से संप्रभु संस्था बन गई थी। यह भी तर्क दिया जाता है कि इसमें ज़्यादा दिन का समय लगा। कुछ आलोचकों ने यह भी तर्क दिया है। कांग्रेस का प्रभुत्व, संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या अधिक थी, इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे एक दलीय संस्था भी कहा। वकीलों का प्रभुत्व माना जाता है, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी, इसमें बहुत सारे वकील थे, इसलिए इसे वकीलों की सभा भी कहा जाता है। वकीलों की सभा भी कहा जाता है। अब कुछ तथ्य हैं, इनको देख लीजिए, जो हमने पढ़ाए हैं अभी उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन टाइप का हो जाएगा। जैसे संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब बने? 11 दिसंबर 1946 को। इसकी कुल बैठकें यानी कि 11 सत्र चले। कितना समय लिया गया? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अंगीकृत कब किया गया इसे? 1949 में, 26 जनवरी 1949 को। और लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। अब इससे रिलेटेड ये सिंपल से 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर ये वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा जो पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे ये देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद देख लेते हैं जो प्रश्न पहले आ चुके हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। एक संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था।
तो कब किया गया था? अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था मांग को, और कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठन किया गया था। तो जो निर्माण करने का प्रस्ताव जो दिया गया था, जिसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने अस्वीकार कर दिया था, तो वो दिया था क्रिप्स मिशन द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये लगभग 10 लाख व्यक्ति के रूप में एक प्रतिनिधि था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ करता था? तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कैसे हुआ करता था? प्रांतीय सभाओं से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे इसके, कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है, तो इसका आंसर भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। इसके बाद संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो कौन कौन सदस्य थे? हमने पढ़ा है, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे, तो एन गोपालास्वामी थे, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? कितने अन्य सदस्य थे? मतलब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तो थे ही, उसके अलावा कितने और अन्य सदस्य थे? तो इसमें टोटल कितने थे? 7। एक बी.आर. अम्बेडकर हो गए और बाकी 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अन्य सदस्य, 6 और थे। अब यहाँ पे मैंने कुछ MCQ के लिए प्रश्न दिए हैं, इनको देखिए एक बार। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा M.N. रॉय। इसके बाद संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो किस योजना के आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना। इसके बाद अगला देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने देखा कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, इसमें कितने सदस्य शामिल थे, मुस्लिम लीग का क्या योगदान था, कांग्रेस ने कब मांग की आधिकारिक और उद्देश्य प्रस्ताव और प्रारूप समिति और अन्य महत्वपूर्ण समितियां जितनी भी थीं उन सब के अध्यक्ष, बाकी सभी देखा हमने, और इसके आधार पर हमने क्वेश्चन भी इसमें कराए। तो हमने काफ़ी कंप्लीट कराने का प्रयास किया है इसमें, ताकि आपको कोई और सोर्स पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए अगर आपको कोई कमी लगी हो तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम अगली वीडियो में उसमें सुधार कर सकें और बेहतर रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।